नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत ने इस साल कृषि उत्पादन में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने न सिर्फ पिछले सभी आंकड़े पीछे छोड़ दिए बल्कि एक व्यापक चर्चा की जरूरत भी पैदा की है। 2024-25 में कुल फूड ग्रेन उत्पादन 357.73 मिलियन टन रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है बल्कि भारत की कृषि शक्ति, हमारे किसान, हमारी नीतियां और हमारी सामूहिक क्षमता का प्रमाण है। यह उपलब्धि इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल स्तर पर क्लाइमेट वोलाटिलिटी, खाद्यान्न असुरक्षा और सप्लाई चेन बाधाओं पर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे समय में भारत न केवल अपनी आबादी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि दुनिया के लिए भी एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में उभर रहा है। आज हम ये चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड उत्पादन सिर्फ उत्पादन का पैमाना नहीं, ये डेवलप्ड इंडिया 2047, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, किसानों की आय, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट रिजिलियंस और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की भविष्य पर गहरा असर डालता है। क्या ये बढ़ोतरी सिर्फ मात्रा में है या कृषि का स्ट्रक्चर सच में बदल रहा है? इसका किसानों की आय पर कितना सकारात्मक असर पड़ रहा है और क्या भारत इस सफलता को अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता में बदल रहा है? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। देवेश जी, पहले हम थोड़े कारक समझना चाहेंगे। जो ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमने देखा 2024-25 में कुल फूड ग्रेन का उत्पादन 357 मिलियन टन को पार कर गया, अब तक का ये सर्वोच्च स्तर है। तो इस साल की ये जो छलांग है, क्या बड़े फैक्टर्स रहे इसके पीछे? किस हद तक ये बेहतर यील्ड, अच्छी फसल परिस्थिति या बढ़ी हुई बुवाई का परिणाम है? कितना असर मौसमी कारकों का रहा है? क्या क्या कारक हैं जो इसके पीछे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बात सही कही है कि इस बार जो 24-25 के आंकड़े हम लोगों ने फाइनल किए हैं उसमें रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है खाद्यान्न का, और खाद्यान्न फसलों के अलावा ऑयल सीड्स का भी उत्पादन हमारा रिकॉर्ड हुआ है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि औद्यानिक फसलें, जो हॉर्टिकल्चर की जो फसलें हैं, उसमें भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इस उपलब्धि के कई कारण हैं। एक बड़ा कारण तो ये रहता ही है कि हम लोग की 24-25 में अच्छी मॉनसून को हमने देखा था। मॉनसून अच्छा हुआ था। रीजनल डिस्पैरिटीज जरूर थोड़ी बहुत थी, लेकिन बाय एंड लार्ज नॉर्मल मॉनसून था, और उसकी वजह से रबी में भी बहुत अच्छा एक हमको व्यवस्था मिली किसान भाइयों और बहनों को कि उनके पास पानी की उपलब्धता थी। तो खरीफ और रबी दोनों समय फसलें बहुत अच्छी हुई, और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन साथ ही साथ इस कारणों के साथ ये भी रहा कि जो हम लोगों ने नए सीड वेराइटीज विभिन्न योजनाओं में और अदरवाइज भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने डेवलप की, उसको हम लोग फील्ड तक जब पहुंचाते हैं तो वो जो सीड पहुंचता है, उस सीड की प्रोडक्टिविटी और उसके साथ साथ जो जुड़ी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो एरिया एक्सपेंशन तो इतना नहीं हो रहा जितना प्रोडक्टिविटी की वजह से हमारा ये उत्पादन बढ़ रहा है, और ये बहुत सुखद बात है। ठीक है। और जैसा आपने कहा भी है अभी देवेश जी, चावल और गेहूं दोनों अपने उच्चतम स्तर पर हैं। ऑयल सीड्स का उत्पादन भी 229 लाख टन को पार कर गया है। तो क्या हम इसको ऐसे समझें कि भारत का जो अनाज, दाल और तिलहन का उत्पादन है अब वो संतुलित हो रहा है कहीं ना कहीं, या अभी भी हमारा पैटर्न मुख्य रूप से चावल और गेहूं पर निर्भर है? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। हम लोग देश जो है गेहूं और धान में तो जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आत्मनिर्भर हो ही गया है। और आप गेहूं की फसल में बीच में जो एक आध वर्ष थोड़ा सा जब ड्राउट प्रोन एरियाज हुए थे कुछ राज्यों में 2 साल से पहले, तो उसकी वजह से गेहूं पे थोड़ा प्रेशर आया था। लेकिन इस 24-25 में जो गेहूं का उत्पादन है, उससे हमारे भंडार गेहूं के भी भरे हुए हैं। और धान में तो हम लोग अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब तो एक्सपोर्ट पूरी तरह से खुल गया है। और धान की ना केवल कॉमन वेराइटीज बल्कि जो एक्सोटिक वेराइटीज हैं जिसके जीआई हमारे पास हैं, चाहे वो काला नमक धान हो या बासमती धान हो या अन्य राज्यों में भी जो एक्सोटिक वेराइटीज है धान की, उनका भी एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है। और दलहन और तिलहन, ये दो, दलहन में हम लोग लगभग आत्मनिर्भर हैं। हम लोग का प्रोडक्शन काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोगों की इनकम देश में बढ़ रही है, विकास जो हो रहा है देश में, हम लोग बहुत तेजी से जो हमारे हाउस होल्ड इनकम रूरल और अर्बन एरिया दोनों में बढ़ रही है, उसका एक नतीजा ये होता है कि लोग सीरियल्स से हटके पल्सेस
और जो है हॉर्टिकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उस पे ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं। तो उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड पल्सेस की बहुत बढ़ गई है, और उस वजह से हमें जो है अरहर और उड़द है और मसूर जैसी दालों और चना दाल जैसी दालें थोड़ा इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। और उसी उद्देश्य को दूर करने के लिए हम लोग का ये पल्स मिशन लॉन्च हुआ है कि हम पूरी तरह से दलहन में, जो हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर भी हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी हैं, और इसीलिए इंपोर्ट की आवश्यकता जो थोड़ी बहुत भी पड़ रही है उसको हम दूर कर सके। तिलहन में जरूर हमारा इंपोर्ट लगभग 55% है, लेकिन इसमें भी आत्मनिर्भरता करने का प्रयास हो रहा है, जिससे हम लोग जो है अधिक से अधिक तिलहन हम लोग अपने देश में ही पैदा कर सकें। और ये जो 24-25 का प्रोडक्शन था उसका ये भी नतीजा रहा, जो रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, हमें ट्रेड से भी पता चला है कि इस साल तिलहन का इंपोर्ट लगभग 5% जो है 24-25 में कम हुआ है। उसका भी ये नतीजा ये इसी कारण से हुआ है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन अब बेहतर हुआ है। ठीक है, आपने पल्स मिशन की बात की। अगर मैं और नीतिगत पहलू के बारे में आपसे समझूं देवेश जी, एमएसपी, ऑयल सीड मिशन, एक्सटेंशन सेवा और माइक्रो इरिगेशन जैसी योजनाओं को इस सफलता का महत्वपूर्ण कारण माना भी जा रहा है। कौन कौन सी ऐसी नीतिगत पहल हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी रही हैं, और एक तरह से वित्तीय और जो पर्यावरणीय स्थिरता आने वाले वर्षों में कैसी दिख रही है सभी चीजों को लेकर? देखिए, जो सबसे 2-3 महत्वपूर्ण जो पहल है, एक तो आप जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती है, वो एक बहुत बड़ा एक किसान भाई और बहनों के लिए एक एश्योरेंस होता है कि वो अगर फसल लगाएंगे और अगर मार्केट में हार्वेस्टिंग के समय रेट कम हुए तो सरकार उनके लिए खड़ी है। और इसमें गेहूं और धान की तो एमएसपी पे खरीद हो ही रही थी, वो पीडीएस में आवश्यकता भी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे तिलहन और दलहन में जो खरीद हुई है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जो हम लोगों ने जो इस बार एक पॉलिसी तय हुई बजट में कि जो 3 हमारी अरहर तूर मसूर और उड़द की जो फसल है दलहन की, उसको हम जितने किसान एमएसपी देना चाहेंगे वो सब हम जो है रजिस्ट्रेशन जो करेंगे उनका हम खरीद लेंगे। तो इसकी वजह से हम ये आशा करते हैं, और खरीद पिछले साल 24-25 में दलहन की बहुत अच्छी हुई, हमारे बफर गोडाउन भी काफी अच्छी तरह से भर गए। उसका ये नतीजा था कि इन्फ्लेशन जो था फूड ग्रेन का वो नेगेटिव में चला गया है। इनफैक्ट जो अरहर और ये जो दाम बीच में बढ़े थे वो एकदम सबड्यूड हो गए हैं, और फूड इन्फ्लेशन, चाहे वो हम जैसे टॉप क्रॉप्स कहते हैं, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, या हम खाद्यान्न की बात करते हैं या तिलहन की भी बात करते हैं, सभी में फूड इन्फ्लेशन नीचे गिर गया है। तो उससे कंज्यूमर को फायदा हुआ है, वही किसानों के लिए हम एमएसपी पे खरीद करके रेट्स को स्टेबलाइज करने का प्रयास करते ही रहते हैं, और जो सफल भी सिद्ध हुए काफी हद तक। हाँ, तो थोड़ा सा देवेश जी समझाइए कि जो 10 वर्षों में पिछले भारत का जो फूड ग्रेन उत्पादन है उसमें 106 मिलियन टन की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अब ये वृद्धि क्या केवल मात्रा में है, या इसका प्रभाव किसानों की आय पर किस तरह पड़ रहा है, मिट्टी के स्वास्थ्य, और अगर हम दीर्घकालिक टिकाऊ कृषि की बात करते हैं तो इस तरह के गुणात्मक पहलुओं पर भी दिख रहा है, इसे कैसे समझाएंगे आप? नहीं, ये बात सही है कि ये जो आपने जैसे 100 मिलियन टन से भी ज्यादा जो इंक्रीज जो हुआ है 10 वर्ष में, जिसको हम देखें तो प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन टन के करीब करीब बढ़ रहा है। तो एरिया, नेट सोन एरिया नहीं बढ़ा है, ग्रॉस क्रॉप एरिया बढ़ा है। तो एक तो फसल सघनता, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ी है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सीड से साथ साथ फर्टिलाइजर का और पानी का भी योगदान रहा है। हमारी सिंचाई व्यवस्था में भी जो नए नए प्रोजेक्ट्स नहरों के अप्रूव हुए हैं, जिससे सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी भी किसान को मिली है। अंडरग्राउंड वाटर का भी उपयोग करने के लिए, संतुलित उपयोग करने के लिए हमारे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स सभी स्टेट्स में रन हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि जो पानी अंडरग्राउंड निकल रहा है उसका संतुलित उपयोग हो। और साथ ही साथ ये जो सॉइल की आपने बात की, तो धीरे धीरे करके अब ये आभास भी हो रहा है हमारे पूरे सिस्टम में, सभी जो हितधारक स्टेक होल्डर्स हैं, कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी हमें नहीं करना। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो संतुलित उपयोग करके भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करके भी हम इसका जो है वो बढ़ा सकते हैं, हम प्रोडक्शन उतना ही। इसीलिए अब सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जो हम अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि संतुलित उपयोग हो,
और जो आवश्यकता उतना ही उपयोग है, जिससे सॉइल हेल्थ भी अच्छी रहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो और प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ती रहे। तो वो भी एक प्रयास हमारे लगातार जारी है एक्सटेंशन मशीनरी के माध्यम से। जी जी। और देवेश जी, थोड़ा मौसम के नज़रिए से समझे तो जो ग्लोबल क्लाइमेट वोलाटिलिटी और चरम मौसम घटनाएं हैं, उनके बावजूद देश ने ये रिकॉर्ड हासिल किया। तो क्या ये संकेत है कि भारत की कृषि अब ज्यादा क्लाइमेट रिजिलियंट बन रही है? और क्या ये प्रदर्शन जो अनिश्चित मौसम है, सूखा और बाढ़ जैसी चुनौतियों में भी दोहराया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है उसके कई पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो सीड का है। जो जो सीड अब हम लोग रिसर्च करके निकाल रहे हैं, वो ना केवल ऐसे सीड्स हैं, विशेष रूप से खरीफ में ये ज्यादा असर करता है, लेकिन रबी में भी अगर अर्ली हीट आ जाती है फरवरी मार्च में, तो उस पर भी रबी की फसलों पे भी असर पड़ता है। और जो अनसीजनल कई बार बारिश हो जाती है फरवरी मार्च में, उसका भी असर कई फसलों पे पड़ता है। तो ये जो क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स आए हैं, उसकी वजह से इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज का उतना नहीं रहा जितना पहले होता था। तो चाहे वो किसी एरिया में ड्राउट कंडीशन आए, कोई प्रोलॉन्ग सूखा हो जाए 15-20 दिन 25 दिन तक, या एकदम से पानी ज्यादा गिर जाए, जल प्लावन जैसी स्थिति हो जाए जो जिसकी वजह से पहले फसलें पूरी पूरी नष्ट हो जाती थी या ज्यादा क्षति होती थी, अब वो धीरे धीरे करके रेजिलियंस बढ़ रही है। उसका भी एक कारण रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है अच्छी हो रही है एज बनस्पत इसके की जो पहले होती थी। और साथ ही साथ रबी में भी जैसे व्हीट वगैरह का एक समय हीट वेव की जैसे प्रोडक्शन काफी कम हुआ था, तो अब किसानों ने इस तरह की वैरायटीज जो हीट टॉलरेंट वैरायटीज हैं उनको लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उसका भी असर प्रोडक्टिविटी पे अब उतना नहीं होता जितना पहले होता है। और ये भी एक रेजिलियंस जो एग्रीकल्चर हमारे देश में है उसकी तरफ ये एक इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, एविडेंस दे रहा है। ठीक है। और थोड़ा सा अगर चैलेंजेस पर बात करें तो क्या रिकॉर्ड उत्पादन के साथ ही जो स्टोरेज है, मंडी क्षमता है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें लेकर क्या पुरानी चुनौतियां बनी हुई हैं या सुधार हुआ है? और इतना ज़्यादा उत्पादन होने पर जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, उनके बढ़ने की आशंका भी हमेशा बनी रहती है देवेश जी। तो सरकार स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए क्या प्राथमिक कदम उठा रही है? हाँ, जैसे आपने बात कही है कि जो हमारे जब खाद्यान्न बढ़ता है तो खरीद होती है, तो भंडारण जो पेरिशेबल्स हैं उनके भंडारण की अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है। इसको हम लोग अपनी स्कीम्स से, जो मिशंस हैं उससे दूर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बहुत सारे पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। जहां तक ग्रेन के वेयर हाउस का क्या है, तो उसमें काफी हद तक हम लोगों ने लक्ष्यों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। कुछ जगह जो गैप्स हैं वहां हम और वेयर हाउसिंग वगैरह डेवलप कर रहे हैं, विकसित करा रहे हैं। लेकिन जो पेरिशेबल्स के लिए जो वैल्यू एडिशन है, पोस्ट हार्वेस्ट है, कोल्ड चेन है, उसमें कई राज्य बहुत आगे निकल गए हैं। कुछ राज्यों में जहां हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अभी गैप है, जिसकी वजह से सामान जो है उसको बेचना पड़ता है किसानों भाइयों बहनों को। तो वहां पर हम लोग अब केंद्रित कर रहे हैं कि वहां पर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग स्कीम से इंसेंटिव्स देके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की 11 अक्टूबर को धन धान्य कृषि योजना, उसका उद्देश्य यही है कि 100 ऐसे जनपद हमने चिन्हित किए हैं जहां पर क्रेडिट कम था, डाइवर्सिफिकेशन कम था, लैंड की यूटिलाइजेशन कम था और क्रेडिट कम था, और प्रोडक्टिविटी भी कम थी। और इस वजह से हम लोग ने उन 100 जनपदों में एक बहुत बड़ा जो एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन का और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा पिलर है जिस पे हम लोग काम करेंगे। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्रेडिट इंक्रीज तो करेंगे ही। बिल्कुल, यानी आप ये बता रहे हैं जो देखा भी गया है कि कई राज्यों में मॉडर्न सीड्स, मैकेनाइजेशन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर अपनाने से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। तो जिन राज्यों ने तकनीक को तेजी से अपनाया है वहीं सबसे बड़ा उत्पादन उछाल दर्ज हुआ है क्या? और अब एक तरह से आप ये बता रहे हैं कि यही मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है? जी हाँ, इनफैक्ट ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो राज्य जहां पर पहले उत्पादन उतना नहीं था, वो राज्य भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे ये सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पे विश्वास करती है, तो आपने जैसे मैकेनाइजेशन की बात की, तो जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। जो हमारे माइक्रो इरिगेशन के इक्विपमेंट्स और जो हमारे मैकेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स थे, उसमें जो जीएसटी को घटा के 18% से 5% तक ज्यादातर में ले आए, तो उसका असर ये हुआ कि ये सारा जो जीएसटी कम हुआ, उसके सारी जो
बेनिफिट थे वो इंडस्ट्री ने पास ऑन कर दिए कंज्यूमर को, यानी किसानों को। तो क्योंकि रेट कम हुए तो उसके ऑफटेक जो है वो बढ़ गया है, और एक बूम आ गया है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से मैकेनाइजेशन इंडस्ट्री को तो बूम आया वो अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से मैकेनाइजेशन का जो हमारा जो एक मूवमेंट था वो उसको भी बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन मिला है। और मैकेनाइजेशन आवश्यक भी इसीलिए है क्योंकि उससे हम प्रिसाइज तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा के लॉस कम कर सकते हैं, और साथ साथ किसान भाई और बहनों का जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आजकल लेबर कॉस्ट खासतौर पे हार्वेस्टिंग के समय या सोइंग के समय एकदम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि और एवेन्यूज भी उपलब्ध हैं रोजगार के, तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो मैकेनाइजेशन अपने आप ही किसानों की तरफ ज्यादा लाभदायक हो रहा है, तो उसको भी बढ़ावा बहुत मिल रहा है। और इसके अलावा जो दूसरी चुनौती है जो आपने बात की कि जो फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स है, तो वो फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स को हम लोग कलेक्टिवाइजेशन, फार्मर कलेक्टिव्स, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको बढ़ावा देते हुए, और जो सहकारिता मंत्रालय कोऑपरेटिव्स को जो बढ़ावा दे रहा है हर जगह, उससे जो फार्मर कलेक्टिव्स आ रहे हैं तो उससे भी किसानों को सीधे लाभ मिलेगा, इनपुट सस्ता होगा और आउटपुट में वैल्यू एडिशन में भी बढ़ावा मिलने वाला है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर इसे समझे, हम जानते हैं कि घरेलू मांग भी हमारी अच्छी खासी है, उसे पूरा करना ही एक बड़ा चैलेंज भी है। ग्लोबल मार्केट में मांग बढ़ने के साथ भारत के लिए एक्सपोर्ट एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या सरकार जो बढ़ा हुआ उत्पादन है उसे एक्सपोर्ट एडवांटेज में बदलने की रणनीति बना रही है, और इसमें घरेलू आपूर्ति और जो निर्यात की मांग है उसके बीच संतुलन कैसे स्थापित होगा, इसे लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, ऐसा है ना कि जो हमारे घरेलू कंज्यूमर की मांग है वो तो हमें देनी ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक्सपोर्ट का पहले ही से बहुत अच्छा मार्केट है और उसको हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जैसे मैंने एक धान की बात की, इसी प्रकार से अनियन है या प्याज है जिसमें हम लोग का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है और एक्सपोर्ट पूरी तरह से खुला हुआ है, उसका एक्सपोर्ट हो भी रहा है। फिर हमारे मसालों में आप देखेंगे जो स्पाइसेस है, ट्रेडिशनली स्पाइसेस इंडिया से बहुत बाहर जाते रहे हैं, और हम लोग उसको भी, हमारे जो बोर्ड्स हैं जो ये सब ध्यान इसका देते हैं, उसको वो भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हमारे निश मार्केट्स हैं कुछ प्रोडक्ट्स के जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जो यहाँ निश मार्केट्स नहीं है उसको हम आगे विकसित भी कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग अपने देश के रिक्वायरमेंट तो पूरा कर ही सकें, साथ ही साथ बाहर की रिक्वायरमेंट को भी उसी हिसाब से हम लोग पहुंचा सके। शुगर का भी एक्सपोर्ट अब खोल दिया गया है, तो चीनी का जो शुगर केन हमारा अच्छा उत्पादन हुआ है, तो शुगर का एक्सपोर्ट भी हम लोग अब करेंगे भविष्य में, जैसा कि नीतियां बनी है। बिल्कुल, और अगर कीमतों में स्थिरता को लेकर बात करें, क्योंकि पल्सेस और ऑयल सीड्स का बढ़ा हुआ उत्पादन पोषण, सुरक्षा और आयात निर्भरता दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ जी, हाँ, ये जो आपने बताया कि संतुलित आहार की बात है, और जो एक मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक सर्वे होता है जो कराया जाता है, इंडिपेंडेंट तरीके से होता है, वो कृषि मंत्रालय नहीं दूसरे मंत्रालय कराते हैं, उसमें जो आया है रिपोर्ट, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हमारा जो हाउस होल्ड है, चाहे अर्बन में हो रूरल हो, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ साथ जो फूड बास्केट है उसमें जो है जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, वेजिटेबल्स है, जिसमें पल्सेस हैं, जिसमें मिल्क है, फिश है, एग है, इनका शेयर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दो चीज दर्शाता है। एक चीज ये दर्शा रहा है कि रूरल इनकम्स बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जो एक सर्वे हुआ था इंटरनेशनल बॉडीज का कि 25 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हम लोग ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर हम ले आए, और तो ये उसका रिफ्लेक्शन है कि इनकम्स जो है बहुत तेजी से बढ़ रही हैं रूरल और अर्बन दोनों में। और ये भी दर्शा रहा है कि प्रोडक्शन भी उसको मैच कर रहा है, यानी कि जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारा जो ग्रोथ रेट एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की, फिशरी सेक्टर की जो है बहुत तेजी से ज्यादा हो रही है, और वो उसका भी ग्रॉस वैल्यू एड जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो वो डिमांड को सप्लाई से मैच किया जा रहा है, जो सीधे सीधे किसानों की आय को भी जो है पॉजिटिव वे में जो है उसको कीमतों में स्थिरता भी हमें और ज्यादा देखने को मिलेगी। और डिमांड बढ़ रही है और फिर भी कीमतों में स्थिरता है, ये दिखाता है कि प्रोडक्शन जो है वो मैच कर रहा है डिमांड से, और उसका जो लाभ है वो सीधे सीधे किसानों को भी मिल रहा है, क्योंकि अगर रेट रीजनेबली भी अच्छे मिल रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इनकम अपने आप ही
जो है कई गुना बढ़ेगी और कंज्यूमर को भी ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही इंक्रीज बड़ी डिमांड की वजह से किसी प्रकार का इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना हो। भारत बहुत कम ऐसे देशों में है जहां पर फूड इतने अच्छा सकारात्मक रूप से कंज्यूमर फ्रेंडली बना हुआ है। ठीक है, और आखिर में देवेश जी, हम जानते हैं विकसित भारत 2047 का विजन, और इस विजन में कृषि को निर्णायक भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। अगले 5 से 10 वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र की प्रमुख जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं वो आपकी नजर में क्या होगी, ताकि रिकॉर्ड केवल 1 साल की उपलब्धि ना रहे बल्कि एक स्थायी विकास मॉडल बने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे हमारा आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है वो विशेष रूप से दलहन और तिलहन पे केंद्रित रहेगा। ये एक प्रायोरिटी रहेगी अगले 10 वर्षों की। इसके अतिरिक्त जो हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, जिसके कई पिलर्स है, माइक्रो इरिगेशन है, सॉइल हेल्थ है, उसमें हम लोगों ने जो नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग आरंभ किया है वो और रहेगा। और इसके अलावा बहुत बड़ा एक तेजी से जो बढ़ता हुआ सेक्टर है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का और टेक्नोलॉजी एआई का एग्रीकल्चर में उसके एप्लीकेशन, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। और जो एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो लॉन्च हुआ है देश में, जिसमें हम लोग प्रत्येक किसानों का एक फार्मर आईडी बना रहे हैं, जिसका बैक एंड पे उस फार्मर की सारी डिटेल्स, कितने उनके पास खेत हैं, कितना उसका एरिया है उस खेतों का और क्या क्रॉप वो ग्रो कर रहे हैं, ये सब बैक एंड में किसानों का एक डिटेल रहेगा जो किसान की सहमति से उनको सेवाएं देने के लिए वो उपयोग में आ सकेगा। और डिजिटल क्रॉप सर्वे करके हम सोइंग की स्थिति भी बहुत समय से ही प्राप्त कर लेंगे। तो ये सब जो एक्टिविटीज होंगी, इससे सेवाएं, किसानों को सेवाएं बहुत अच्छी मिलेगी। और एआई का उपयोग करके हम उनको बिल्कुल रियल टाइम एक्सटेंशन सर्विसेज, एडवाइजरीज, चाहे वो सॉइल रिलेटेड एडवाइजरी हो, बीज से रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड कि कौन सा उनके उपज कहाँ किस बाजार में बहुत अच्छी तरह ज्यादा मार्केट में उसको बिक सकती है, और वेदर रिलेटेड एडवाइजरी हो, वो सटीक एडवाइजरी हम उनके लोकेशन के हिसाब से उनको हम दे सकेंगे। तो इस सेक्टर में बहुत बड़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज अगले 5 से 10 वर्ष में आने वाला है। बिल्कुल देवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। तो जाहिर तौर पर ये जो चर्चा रही है उसने साफ किया है कि 357.73 मिलियन टन का ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सीजन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की कहानी है। कैसे टेक्नोलॉजी, शोध, रिसर्च, नीतियां, किसानों की मेहनत सभी मिलकर भारत को न केवल फूड सिक्योर बल्कि फूड सप्लायर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि भारत इन चुनौतियों का समाधान निकालने की क्षमता भी रखता है और इच्छा शक्ति भी। भारत की कृषि केवल खेतों तक सीमित नहीं है, यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, हमारी खाद्य सुरक्षा और विकसित भारत के विजन का आधार है। और आने वाले वर्षों में यही सामूहिक प्रगति भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि दुनिया का भरोसेमंद खाद्यान्न भागीदार भी। इसी के साथ इनसाइट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।